सर्दियों की वो राहत आज भी मेरे जहन में किसी जख्म की तरह हरी है। कहते हैं वक्त सब कुछ धुंधला देता है, मगर कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और ज्यादा वाज़े हो जाते हैं, और ये उन्हीं में से एक था। ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मैं, मेरे शौहर अनिल और हमारा 4 साला बेटा शांतनु एक गांव में शादी की तकरीब में गए थे। अनिल के एक पुराने दोस्त की शादी थी। जनवरी का महीना, हड्डियों में उतरती सर्दी और गांव के बीचों बीच नहीं बल्कि बहुत दूर एक खुले मैदान में शादी का इंतजाम था। जनवरी का महीना, हड्डियों में उतरती सर्दी और गांव के बीचों बीच नहीं बल्कि बहुत दूर एक खुले मैदान में शादी का इंतजाम था। रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। चारों तरफ वीरानी, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, सिर्फ तेज म्यूजिक, रोशनियों की झिलमिलाहट और नाचते हुए लोग। लेकिन सर्दी ने हमें बेहाल कर रखा था। हम सब मेहमानों के लिए रखी हुई मोटी रजाइयों और कंबलों में लिपटे बैठे थे। वहां हमारे साथ विनोद और उसकी बीवी भी मौजूद थे। पुराने दोस्तों की बातों ने माहौल को कुछ देर के लिए खुशगवार बना दिया था। हमारा बेटा शांतनु हमसे कुछ ही फासले पर खेल रहा था। इसी दौरान विनोद ने अचानक एक पुरानी बात छेड़ दी, गांव की एक ऐसी कहानी जो तकरीबन 60 साल पुरानी थी। वो कहने लगा कि उसके नानी का मेका इसी इलाके के करीब था। लोग कहते थे कि यहाँ एक मंदिर डाइन रहती थी। कोई उसे डाइन कहता, कोई भूत और कोई महज एक बदरू। किसी ने आज तक उसे खुली आंखों से नहीं देखा, सिवाय बच्चों के। कहा जाता था वो सिर्फ बच्चों को नजर आती थी। वो बच्चों पर कोई ऐसा साया डाल देती कि वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो जाते और फिर एक दिन हमेशा के लिए खामोश। विनोद की आवाज में लर्जिश आ गई थी जब वो अपनी माँ के भाई की कहानी सुनाने लगा। एक दिन उसकी नानी के आंगन में वो और उसका छोटा भाई खेल रहे थे। तब वो बमुश्किल 3-4 साल के थे। उसी वक्त एक बूढ़ी फकीरन दरवाजे पर आई। नानी रोटी लेने अंदर गईं। फकीरन ने बच्चे को पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। किसी ने वो अल्फाज नहीं सुने। शाम होते होते बच्चे को तेज बुखार हो गया। छींकें, कपकपी, आंखों की सुर्खी। दिन गुजरते गए, बुखार न उतरा। डॉक्टर, हकीम, दुआएं, कुछ काम ना आया। आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, इसकी रूह जीत ली गई है, अब वापसी मुमकिन नहीं। वो रात बच्चे की आखिरी रात थी। कहते हैं कब्रिस्तान में आधी रात के वक्त एक स्याह परछाई नमूदार हुई। नोकीले पंजे, लंबे बाल और आंखों में खालीपन। उसने कब्र खोदी, लाश को बाहर निकाला। एक शीशी से सफेद धुआं निकला और बच्चा चंद लम्हों के लिए जिंदा हो गया। लेकिन वो जिंदगी नहीं थी। वो रूह सिर्फ ले जाने के लिए वापस आई थी। विनोद की कहानी खत्म हुई तो सर्दी के बावजूद मेरे माथे पर पसीना था। मैंने शांतनु की तरफ देखा। वो दीवार की तरफ घूर रहा था। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। वो कांपता हुआ मेरे पास आया और बोला, मामा, वो औरत बहुत गंदी है। मामा, उसे यहां से जाने को कहो। मैंने दीवार की तरफ देखा। कुछ नहीं था, लेकिन शांतनु का खौफ झूठा नहीं लग रहा था। मैंने कांपती आवाज में दीवार की तरफ देखकर कहा, चली जाओ, यहां से चली जाओ। अचानक शांतनु ने सुकून का सांस लिया। वो खेलने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हम सब साकित रह गए थे। शादी खत्म होने के बाद हमने वो रात वहीं गांव में गुजारने का फैसला किया। वापसी का रास्ता अंधेरे, सुनसान खेतों और जंगल के बीच से होकर जाता था। अनिल ने कहा, इतनी रात को निकलना ठीक नहीं, सुबह चलेंगे। मुझे अंदर ही अंदर अजीब सी घबराहट हो रही थी। शांतनु गैर मामूली तौर पर खामोश था। ना वो जिद कर रहा था, ना खेल रहा था, बस एक ही जगह बैठा सामने देख रहा था। हमें एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस दिया गया। 2 कमरे, लंबी सी राहदारी और पीछे एक बंद कुआं। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे। मैंने महसूस किया शांतनु मेरे पहलू में तड़प रहा है। अचानक वो उठ बैठा।
उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो मुझे नहीं देख रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, मामा, वो फिर आ गई है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फौरन अनिल को जगाया। शांतनु, कौन आ गई है? मैंने पूछा। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली राहदारी की तरफ उठाई। वो जो बच्चों को बुलाती है, वो मेरा नाम जानती है। राहदारी में हल्की सी खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखून फर्श पर घसीट रहा हो। अनिल उठा, दरवाजा खोला। वहां कुछ नहीं था, मगर फर्श पर गीले पंजों के निशान थे, छोटे, बिल्कुल बच्चों के कदमों जैसे। सुबह हम फौरन वहां से निकल आए। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असल शुरुआत तो तब हुई। उस रात के बाद शांतनु ने अकेले सोना छोड़ दिया। वो अक्सर नींद में बोलता, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुएं के पास मत ले जाओ। मैंने कभी उसे कुएं के बारे में नहीं बताया था। एक रात वो चीख कर उठा, मम्मा, वो कह रही है मैं उसका हूं। वो कह रही है सब बच्चे आखिरकार उसके पास आते हैं। उसके गले पर नीले निशानात थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। डॉक्टर ने कहा यह स्लीप पैरालिसिस है, वहम है। लेकिन वहम इतने निशान नहीं छोड़ते। आखिरकार हम दोबारा उसी गांव गए। विनोद हमें एक बूढ़ी औरत के पास ले गया। वो औरत सिर्फ एक जुमला बोली, तुम्हारे बच्चे को उसने देख लिया है, और जो एक बार देख ले वो उसे छोड़ती नहीं। मैंने कांपते हुए पूछा, वो है कौन? बूढ़ी ने कुएं की तरफ देखा और कहा, वो माँ थी जिसके बच्चे मर गए। अब वो हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढती है, और जो उसे नजर आ जाए वो वापस नहीं जाता। उसी रात शांतनु गायब हो गया। कुएं के पास मिट्टी खुदी हुई थी। पानी में चांद का अक्स टूट रहा था, और कुएं के अंदर से एक आवाज आ रही थी, मम्मा, मैं यहां हूं। लेकिन वो आवाज शांतनु की नहीं थी। कुएं के किनारे खड़े होकर मेरी टांगें कांप रही थीं। रात का आखिरी पहर था। हवा बिल्कुल बंद, ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी कानों में तैरने लगे। अनिल ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मगर उसकी गिरफ्त में भी डर साफ महसूस हो रहा था। कुएं के अंदर से फिर आवाज आई, मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मेरा दिल चीख उठा। ये आवाज बिल्कुल शांतनु जैसी थी, लेकिन कोई मां जानती है कि कभी-कभी सबसे ज्यादा मानूस आवाज ही सबसे बड़ा धोखा होती है। बूढ़ी औरत ने हमें रोकते हुए कहा, अगर मां हो तो उसे आवाज दो, लेकिन आंखों में आंखें डालकर मत देखना, और जो भी हो कुएं में मत झांकना। मेरे हाथ खुद ब खुद शांतनु के नाम की तरफ उठ गए। बेटा, अगर तुम वाकई मेरे हो तो मेरा नाम लो। कुएं में अचानक खामोशी छा गई। फिर एक हंसी उभरी, मध्यम, खुरदरी, ऐसी जैसे पानी में डूबी हुई आवाज, मां तो मैं भी हूं। अचानक कुएं के अंदर से पानी में हलचल हुई, बुलबुले ऊपर आने लगे, और फिर मैंने वो देख लिया जो आज तक मेरी आंखों से निकलता नहीं। एक औरत, आधा चेहरा गल चुका था, आंखें हद से ज्यादा खुली हुई, बाल गीले, लंबे और चेहरे से चिपके हुए। उसके सीने से एक बच्चे की हड्डियों जैसा ढांचा जुड़ा हुआ था, जैसे वो अभी तक अपने मरे हुए बच्चे को सीने से लगाए हो। वो मुस्कुरा रही थी। मेरे बच्चे को ले गए थे, अब मैं बच्चों को खुद ले जाती हूँ। उसके हाथ पानी से बाहर निकले, उंगलियां गैर फितरी हद तक लंबी। नुकीले नाखून। अनिल ने मुझे पीछे खींचा। उसी लम्हे बूढ़ी औरत ने चीख कर कहा, अब। अनिल ने जेब से वो धागा निकाला जो बूढ़ी ने दिया था, और जोर से कुएं में फेंक दिया। धागे के साथ ही जोरदार चीख गूंजी। कुआं हिलने लगा, पानी उछलने लगा। वो औरत चिल्लाई, ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है। इसी लम्हे कुएं के किनारे एक नन्हा सा हाथ नमूदार हुआ। मैं चीख पड़ी, शांतनु! मैंने बगैर सोचे उस हाथ को पकड़ लिया।
वो हाथ ठंडा नहीं था, जिंदा था। मैंने पूरी ताकत लगा दी। एक आखिरी चीख, ऐसी चीख जैसे सदियों का दर्द निकल रहा हो। फिर सब कुछ खामोश। शांतनु मेरी गोद में बेहोश था, लेकिन जिंदा। कुआं बंद कर दिया गया, ऊपर मिट्टी डाल दी गई। बूढ़ी औरत ने जाते जाते कहा, वो खत्म नहीं हुई, बस सो गई है, जब तक कोई उसे आवाज न दे। हम शहर वापस आ गए। शांतनु अब बड़ा हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन हर साल जनवरी की सर्द रातों में वो नींद में एक जुमला बोलता है, मामा, वो कह रही है मैं बड़ा हो गया हूं। और तब मैं खिड़की के बाहर कुएं जैसी गहराई महसूस करती हूं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अगली नस्ल का इंतजार करती हैं। और अगर आज रात आपके घर के पास किसी कुएं से बच्चे के रोने की आवाज आए, तो याद रखना, वो माँ अब भी सुन रही है।